अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने वाले आपदा प्रबंधन टॉपिक से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म विवेकानंद कैरियर पाथ पर। तो आज ये आपदा प्रबंधन में प्रैक्टिस की 5th क्लास है, जिसमें मैं आप सभी को मिक्स्ड प्रैक्टिस करवाऊंगा। मतलब इससे पहले मैंने जो 4 क्लासेज ली हैं आप सभी से, 4 से लेकर 4 या 5 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज आप सबको डिजास्टर मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। जिन लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं उन लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं, PYQ बेस्ड हैं। और जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप लोग जाकर पहले उन वीडियो को देखिए। और अगर जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए ये भी क्लास है कि हाँ, आप लोग पहले इसमें प्रैक्टिस करके देख लीजिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस हैं कि नहीं हैं, तब जाके आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि आपको उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आपको रिवीजन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इसमें पता चलेगा क्योंकि इसमें मैंने सारे टॉपिक से शामिल किए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि जो इस क्लास की PDF है आपको मेरी टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है विवेकानंद कैरियर पाथ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग नए हैं तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखकर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छी लगे। अगर नहीं अच्छी लगती है तो आपकी मर्जी है, मन हो करिए, मन हो ना करिए, जैसा हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कुल कितने वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये निर्धारित किए गए हैं 7, ठीक है। कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ये टोटल 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देखिए, इसके बारे में अगर हम डिटेल में थोड़ा देखें तो क्या है कि सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 क्या हैं प्राथमिकताएं, ध्यान रखिएगा, प्राथमिकताएं भी पूछ सकता है, 4 प्राथमिकताएं, और 7 क्या निर्धारित किए गए हैं इसके वैश्विक लक्ष्य। वैश्विक लक्ष्य कितने? 7 निर्धारित किए गए हैं। और साथ ही जिनका उद्देश्य क्या है कि आपदाओं में मृत्यु दर, आर्थिक नुकसान और बुनियादी ढांचे को नुकसान में काफी कम करना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना यानी DDMP तैयार करने के लिए वैधानिक रूप से कौन उत्तरदायी है? तो देखो, इसके लिए उत्तरदायी है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ही इसके लिए उत्तरदायी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र या जिला बाढ़ और भूकंप दोनों के लिहाज से अति संवेदनशील यानी कि जोन 4 में इस श्रेणी में आता है? तो ये आता है तराई क्षेत्र, यानी गोरखपुर बहराइच वाला जो तराई क्षेत्र है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये नेपाल से सटा हुआ तराई क्षेत्र है, ठीक है। और ये हिमालय की जो है तलहटी में होने के कारण भूकंप के जोन 4 में आता है। और यहाँ पर जो राप्ती और घाघरा नदियाँ हैं, जिनके कारण हर साल एक इसमें भयंकर बाढ़ आती है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कृषि सूखा का निर्धारण मुख्य रूप से किस कारक द्वारा किया जाता है? बताओ आप सभी, इसका आंसर क्या होगा? देखो, आई थिंक बीच के कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक किए थे, 3 के बाद हम लोग करना था 4 नंबर क्वेश्चन। 3 पश्चिमी यूपी तराई क्षेत्र, ठीक है। 4, हाँ ये क्वेश्चन करना है, गलती से ज़्यादा स्किप हो गया। देखो, यदि कोई औद्योगिक रसायन जैसे गैस फैक्ट्री परिसर के बाहर रिसाव करता है तो ऑफ साइट आपातकालीन योजना को लागू करने की कानूनी जिम्मेदारी किसकी होती है? देखो, ये जिम्मेदारी होती है जिला मजिस्ट्रेट की, ठीक है। क्या होता है कि अगर कारखाने के अंदर की जिम्मेदारी है तो वो किसकी होती है? कारखाने के मालिक की। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस में किया है। अगर अंदर की बात की जा रही है, मतलब इन साइड की, तो वो जिम्मेदारी होती है मालिक की। और अगर ऑफ साइड खतरा है तो उसकी जिम्मेदारी
टोटली होती है जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तटीय विमानन क्षेत्र अधिसूचना पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत जारी की जाती है। इसका मुख्य आपदा शमन उद्देश्य क्या है? तो देखो, इसका उद्देश्य होता है बी यानी तटीय क्षेत्रों में निर्माण को अनियंत्रित कर सुनामी और चक्रवात के जोखिम को कम करना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्या है कि जो ये क्षेत्र होता है तटीय विनिमय क्षेत्र जिसको सीआरजेड कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि समुद्र तट से कितना 500 मीटर के भीतर पक्के निर्माण को रोकना। ठीक है, समुद्र तट के 500 मीटर के भीतर पक्के निर्माण को रोकना ताकि चक्रवात या सुनामी आने पर जान माल का कोई नुकसान ना हो। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर कि CDRI क्या है कि कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जलवायु और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ। तो देखिए, इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली भारत में है। क्या कि यह भारत के मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 2019 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और साथ ही इसका सचिवालय जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में रेडिएशन या न्यूक्लियर इमरजेंसी के दौरान ग्राउंड जीरो पर बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ के जवानों को विशेष रूप से कौन सा सूट पहनना अनिवार्य है? बताओ। तो देखिए, इसका आंसर होगा हैजमत। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हैजमत यानी हैजार्डस मटेरियल सूट। फुल फॉर्म है इसका हैजमट का हैजार्डस मटेरियल। क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि CBRN मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। आपदाओं के समय एनडीआरएफ जवान विकिरण और जहरीली गैसों से बचने के लिए ये सूट पहनते हैं। ठीक है, CBRN मतलब कौन कौन से मतलब आपदाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। केमिकल की और बायोलॉजिकल, ठीक है, और कौन सी? रेडियोलॉजिकल अगर है, और साथ ही कौन सी? न्यूक्लियर। इसका क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बता दिया हूं। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कृषि सूखा का निर्धारण मुख्य रूप से किस कारक द्वारा किया जाता है? बताओ। कृषि सूखा का निर्धारण मुख्य रूप से किस कारक द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मृदा नमी सूचकांक में भारी कमी के कारण। ठीक है, क्या है कि जब मिट्टी में इतनी नमी नहीं बचती कि फसलें भी जीवित रह सकें या वृद्धि कर सकें, तो उससे क्या होता है कि सूखा कहा जाता है। इसका सीधा संबंध किससे है? सॉइल मॉइस्चर से। ठीक है, यानी मिट्टी की नमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चक्रवातों का नामकरण WMO स्कैप पैनल द्वारा किया जाता है। वर्ष 2023 में आए विपरजॉय क्या है? चक्रवात का नाम किस देश ने दिया था? विपरजॉय चक्रवात का नाम किस देश ने दिया था? तो ये दिया था बांग्लादेश ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसका अर्थ होता है आपदा या नुकसान। ठीक है, सबसे ज्यादा तो उसके बारे में नहीं पूछेगा। अब आओ अगला क्वेश्चन क्या है कि आपदा मित्र योजना के तहत प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को प्रदान की जाने वाली इमरजेंसी रेस्पॉन्डर किट का वित्त पोषण कौन करता है? आपदा मित्र के योजना के दौरान प्रशिक्षित स्वयं सेवकों को प्रदान की जाने वाली इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट का वित्त पोषण कौन करता है? तो देखो, इसका वित्त पोषण करता है NDMA यानी केंद्र सरकार करती है इसका वित्त पोषण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा कि किस धारा में यह प्रावधान है कि आपदा राहत कार्य में कोई भी दीवानी न्यायालय हस्तक्षेप या रोक नहीं लगा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 71 में। ठीक है, धारा 71 के तहत सिविल कोर्ट को आपदा प्रबंधन से जुड़े किसी भी प्रशासनिक आदेश पर स्टे लगाने का अधिकार नहीं है ताकि कार्य न रुके। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कि शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली एल्बेडो
बढ़ाने की रणनीति का क्या अर्थ है? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा इसमें बी, कि छतों और सड़कों पर हल्के सफेद रंग के पेंट करना ताकि वे सूर्य की रोशनी को परावर्तित करें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुपर साइक्लोन के लिए हवा की गति कितनी होनी चाहिए? तो देखो इसका आंसर होगा डी, 222 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। अगर देखो इसमें वर्गीकरण जो किया गया है वो क्या है कि जैसे 118 से 166 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर क्या होता है? वेरी सीवियर। ठीक, वेरी सीवियर। और फिर क्या है? 167 से 221 किलोमीटर क्या होता है? एक्सट्रीमली सीवियर। ठीक है, एक्सट्रीमली सीवियर। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है कि अगर 221 से भी ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो होगा सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन कहेंगे उसको। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि यानी एनडीआरएफ फंड के खाते का रखरखाव और ऑडिट वैधानिक रूप से किसके द्वारा किया जाता है? बताओ। तो देखो ये किया जाता है कैग के द्वारा, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। ठीक है। अगर पूछे तो ये किस धारा में है? तो ये धारा 70 में। ठीक, क्या है कि धारा 70 के तहत आपदा फंड में कोई भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए सर्वोच्च ऑडिट संस्था कौन सी है? कैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन को रोकने के लिए सॉइल नेलिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसका क्या अर्थ है? तो देखो इसका अर्थ होगा मिट्टी के ढलानों में स्टील की छड़ें यानी नेल्स अंदर तक डालकर उन्हें स्थिर करना। ठीक है, सॉइल नेलिंग का क्या अर्थ है कि स्टील की छड़ों को मिट्टी के अंदर डालकर स्थिर करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि दामिनी ऐप जो आकाशीय बिजली गिरने की सटीक चेतावनी 40 से 45 मिनट पहले देता है, भारत के किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी पुणे द्वारा, यानी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या है कि ये 20 से 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के बारे में पहले ही सूचित कर देता है। ठीक है, अगर पूछेगा तो 20 से 40 किलोमीटर का दायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन में ट्रायज प्रणाली के अंतर्गत पीला टैग किस प्रकार के घायलों को दिया जाता है? तो ये सारा मैंने पिछली वीडियो में भी करवा दिया है। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, गंभीर रूप से घायल लेकिन जिनका इलाज कुछ घंटों तक टाला जा सकता है, उनको क्या बोलेंगे? उनको पीला टैग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो आप देखिए जाकर, बहुत ही डिटेल में बताया मैंने उसमें। क्या है कि बिल्ड बैक बेटर की अवधारणा पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन में स्पष्ट रूप से की गई थी? तो ये बताओ किसमें की गई थी? तो देखिए ये की गई थी सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में इसके बारे में बताया गया था। क्या था कि सेंडाई फ्रेमवर्क की चौथी प्राथमिकता बिल्ड बैक बेटर है, जिसका अर्थ क्या होता है कि आपदा के बाद जो नई इमारतें बने वे पुरानी से ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो बिल्ड मतलब बनाना, बैक मतलब बाद में, आपदा के बाद में वो क्या हो? बेटर हो, यानी पिछले से अच्छा हो। भारत में महामारी को किस श्रेणी की आपदा माना जाता है और इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? देखो ऑप्शन सारे क्या हैं, एक बार आप लोग देखो फिर आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, जैविक आपदा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जो भूकंप की रियल टाइम निगरानी करता है किस मंत्रालय के अधीन आता है? बताओ। तो ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मतलब MOES। ठीक, क्या है कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं? NCS। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक संबंध कार्यालय है जो देश भर में सिस्मोग्राफ नेटवर्क का संचालन करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत राहत के न्यूनतम मानक तय करने की शक्ति किसके पास है? बताओ। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, NDMA यानी राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास।
तो क्या है इसके बारे में कि एनडीएमए को यह कानूनी अधिकार है कि वह प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविरों की न्यूनतम पानी, भोजन और दवा का आश्रय मानक तय करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। बाढ़ समन में नदी की ड्रेजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो नदी की ड्रेजिंग जो की जाती है उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है नदी के तल में जमा हुई गोंद हटाकर उसका जल वहन क्षमता बढ़ाना। ठीक है, जैसे नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बहुत मिट्टी, धूल, सारा कचरा बहा के लाती हैं, तो वो क्या है धीरे धीरे तलहटी में बैठ जाता है, तो उसी को निकालना यानी उनकी सफाई करना क्या कहा जाता है? ड्रेजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदाओं के बाद क्षति और आवश्यकता आकलन में भारत सरकार की मुख्य सहयोगी अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो देखो इसका आंसर होगा विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक और यूएन। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और यूएन जो है ये सहायता करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ का गठन किस पुलिस बल के जवानों को प्रतिनियुक्त करके किया जाता है? बताओ। तो देखो इसका आंसर होगा पीएससी। ठीक है, पीएससी का प्रयोग करके एसडीआरएफ बनाया जाता है। और एनडीआरएफ किसके प्रयोग से बनाया जाता है? तो इसका मैंने आंसर आपको दिया था सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ जो है इसके जवानों को एनडीआरएफ के लिए तैनात किया जाता है। देखो भूकंप के दौरान द्रवीकरण की घटना सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में होती है जिसमें इमारतें धस जाती हैं? तो ये सबसे ज़्यादा होती है जल संस्तृत ढीली रेतीली मिट्टी में, यानी वाटर सेचुरेटेड सैंडी सॉइल में। ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं द्रवीकरण के बारे में, तो ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्या है कि भारत में रेल दुर्घटनाओं के दौरान राहत और बचाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है संबंधित जोन का रेलवे प्रशासन यानी रेल मंत्रालय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि आपदा प्रबंधन चक्र मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में पुनर्वास और पुनर्निर्माण किस चरण का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है आपदा के बाद का चरण। ठीक है, आपदा के बाद का चरण, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि आपदा के तुरंत बाद रिलीफ दी जाती है और जब पानी खतरा टल जाता है, ठीक है, जो खतरा होता है अगर वो जब टल जाता है तब लंबे समय तक चलने वाला रिकवरी चरण शुरू होता है जिसमें पुनर्वास आता है। पुनर्वास का मतलब जैसे जो चीज़ें आपदा के कारण खराब हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, उनको पुनः स्थापित करना। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष में कितनी प्रतिशत राशि क्षमता निर्माण के लिए रखी गई है? बताओ। तो ये रखी गई है 10%। ठीक है, क्या है कि कुल समन कोष का 10% अधिकारियों को ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल और उपकरणों की अपग्रेड करने के लिए खर्च किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग लिख देता हूं यहाँ पे, मॉक ड्रिल और किसके लिए? हथियारों, उपकरणों के लिए। ठीक है, उपकरणों के लिए कितना रखा जाता है? 10%। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चक्रवात आश्रय का निर्माण आपदा प्रबंधन के किस पहलू का उदाहरण है? तो ये है संरचनात्मक समन का, स्ट्रक्चर्ड मिटिगेशन का, कि जब हम कोई भौतिक चीज बनाकर, जैसे भौतिक चीज क्या, बिल्डिंग या डैम बनाते हैं, बनाकर आपदा खतरा कम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल मिटिगेशन। ठीक है, देखो क्या पूछा था कि चक्रवात आश्रय का निर्माण, तो इसके लिए हो जाएगा संरचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको? GAR, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो देखो ये प्रकाशित की जाती है UNDRR द्वारा। क्या है ये UNDRR? तो ये है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। ठीक है, लिख देता हूं फुल फॉर्म इसका, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम, क्या है? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। ठीक है,
इसकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो दुनिया को बताती है कि हमने समन में कितनी प्रगति की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ मैदान जोखिम जोनिंग जो बाढ़ समन का एक गैर संरचनात्मक उपाय है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, इसका उद्देश्य है नदी के किनारे के संवेदनशील क्षेत्रों में बस्तियों और निर्माण को रोकना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र किस भौगोलिक कारण से सूखे के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? बताओ। तो इसका आंसर होगा सी, कठोर चट्टानी सतह और कम भूजल पुनर्भरण के कारण। ठीक है, तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि मच्छू बांध आपदा जो कि 1979 में हुई थी, जिसने भयंकर बाढ़ ला दी थी, किस राज्य में स्थित है? बताओ। तो ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में मोरबी शहर में यह मिट्टी का बांध भारी बारिश के कारण टूट गया था। ठीक है, गुजरात के कहाँ पर स्थित है ये? मोरबी में, ध्यान रखिएगा। और मिट्टी का बांध था जो काफ़ी बारिश के कारण टूट गया था, जिसमें करीब 2000 से भी प्लस लोग मारे गए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपदा के समय संचार ब्लैकआउट होने पर हैम रेडियो का उपयोग किया जाता है। हैम रेडियो का तकनीकी नाम क्या है? बताओ। हैम रेडियो का तकनीकी नाम क्या है? तो ये है एमेच्योर रेडियो। ठीक है, एमेच्योर रेडियो क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। एमेच्योर रेडियो जो है, हैम रेडियो वायरलेस संचार है जो इंटरनेट या मोबाइल टावर के बिना सीधे रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। आपदा के समय जीवन रक्षक होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत सरकार की कौन सी योजना 1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्रों के पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए शुरू की गई थी? तो ये है DPAP। ठीक है, DPAP का फुल फॉर्म क्या है? ड्रॉट, DROUGHT क्या है? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है, किसका फुल फॉर्म है? DPAP का, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे पुराना सूखा शमन कार्यक्रम है ये DPAP। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 61 क्या सुनिश्चित करती है? देखिए, आपदा प्रबंधन जो 2005 है, इसकी जितनी भी धाराएं हैं, मैंने इससे पीछे पहले वाली वीडियो में मैंने सारी कवर करवा दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, उसमें इंपॉर्टेंट वाली करवाई, फर्जी वाली नहीं है। ठीक है, जो कभी नहीं पूछी गई आज तक या जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उनको नहीं करवाई, जितनी भी इंपॉर्टेंट है उनको करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिए, सारा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। ये लगभग 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे में अगर आप 2x पे लगाकर देखेंगे, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या है कि राहत प्रदान करने में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। ये किसमें है? धारा 61 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि NDMA के दिशा निर्देशों के अनुसार अस्पताल सुरक्षा, हॉस्पिटल सेफ्टी में गैर संरचनात्मक समन क्या है? तो ये है भारी उपकरणों जैसे एक्सरे मशीन और वार्डरोब को दीवार से बांधकर, ताकि भूकंप से वे गिरे नहीं। ठीक है, उनको दीवार से बांध कर रखना ताकि वो भूकंप में गिरे नहीं, ये होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुभेद्यता एटलस का प्रकाशन किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की है एटलस पहल। क्या है कि यह एटलस जो है भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद BMTPC, ठीक है, द्वारा तैयार किया जाता है, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ध्यान रखिएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आधारित आपदा प्रबंधन सहायता के लिए इसरो का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ये है NRSC हैदराबाद, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ध्यान रखिएगा। क्या है इसके बारे में कि बाढ़, जंगल की आग और चक्रवात को
जो सैटेलाइट मैप में NDMA को मिलते हैं वे NRSC हैदराबाद में स्थित जो कि इसरो की फैसिलिटी भवन द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि शीतलहर कोल्ड वेव को भारत में एक आपदा के रूप में कौन अधिसूचित करता है? तो देखो, शीतलहर को कौन अधिसूचित करता है? तो ये करता है यह राष्ट्रीय आपदा नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें इसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत नहीं आती है कोल्ड वेव ये, लेकिन राज्य जहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है तो वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वे इसको विशिष्ट आपदा घोषित करती हैं। भूकंप की एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स पृथ्वी के कोर के किस भाग से नहीं गुजर सकती हैं? बताओ। तो इसका आंसर होगा बाहरी तरल कोश से, आउटर लिक्विड कोर से नहीं गुजर सकती। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि विज्ञान का यह तथ्य है कि एस तरंगे क्या होती हैं। एस तरंगे जो होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो केवल ठोस माध्यम में ही चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का क्या एक खासियत है कि ये ठोस माध्यम में ही चलती हैं। वे तरल या लिक्विड गैस में या गैस में नहीं चल सकती, इसलिए वे बाहरी कोर को पार नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 किसी रासायनिक आपदा यानी गैस लीक के दौरान शेल्टर इन प्लेस, ठीक है, शेल्टर इन प्लेस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बी, खिड़की दरवाजे बंद करके, AC पंखे बंद करके सुनिश्चित रूप से घर के अंदर ही रहना। मतलब अगर कहीं गैस लीक हुआ है तो खिड़की दरवाजे अगर बंद करके रहेंगे तुरंत, यानी शेल्टर इन प्लेस उसी स्थान पर, तो क्या है आपको थोड़ी उससे सुरक्षा मिल जाएगी। मतलब जैसे गैस लीक हुआ था, जैसे भोपाल गैस त्रासदी के समय, बाहर भागने से जहरीली गैस फेफड़ों के अंदर ज़्यादा जाती थी। ठीक है, वहाँ पर ऐसे में घर के अंदर सारे वेंटिलेशन बंद करके गीला तौलिया मुख पर रखना और सुरक्षित उपाय है इसका। मतलब अगर आपके पास आसपास क्या है गैस फैल जाती है तो और आप उससे बचना चाहते हैं, जैसे कहीं आग लग गई या धुआं हो गया, तो उसका क्या है सबसे बड़ा उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? आप कोई गीला कपड़ा लीजिए, गीली तौलिया लीजिए और उसको अपने मुंह पर रख के तब सांस लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा राहत मिलेगी। जैसे अभी जल्दी में क्या एक लखनऊ में जो आग लगी थी, आग कांड हुआ था एक कोचिंग में, शायद कोचिंग था या कोई संस्थान था, तो उसमें क्या हुआ था काफ़ी लड़के जल गए थे, लेकिन उसमें कुछ लड़के जो बच गए तो जो कूद के बाहर आए थे, तो वो लोग क्या बता रहे थे अपने खुद, जब कोई उनसे लोग पूछे मीडिया वाले, तो उन्होंने बताया कि मैंने तौलिया को गीला किया, किसी ने बताया रुमाल को गीला किया, उसको मुंह पर रखा और फिर मैं खिड़की के रास्ते बाहर आया। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई गैस, धुआं या कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये करेंगे तो थोड़ा आपको राहत फील होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य कार्यकारी समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो देखो, राज्य कार्यकारी समिति का मुख्य कार्य है राज्य आपदा प्रबंधन योजना को लागू करना और सभी विभागों के राहत कार्यों का समन्वयन करना। ठीक है, ये किस धारा में है? तो ये धारा 22 में इसके बताया गया है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि भारत में गंभीर सूखे की स्थिति में केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार को सबसे पहले क्या प्रस्तुत करना होता है? बताओ। देखिए, इसका आंसर होगा सूखा ज्ञापन। ठीक है, सबसे पहले सूखा ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किस डेट को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। 2023 में इसकी थीम किससे संबंधित थी? ठीक है, 2023 का पूछा है, तो बताओ इसकी थीम किससे संबंधित थी? तो संबंधित थी ये लचीले भविष्य के लिए असमानता। ठीक है, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि फुकुशिमा आपदा जो कि 2011 में एक व्यापक कास्केडिंग आपदा का उदाहरण है, इसका सही क्रम क्या था? तो देखिए, इसका आंसर होगा बी, भूकंप, सुनामी, फिर परमाणु विकिरण। था क्या कि जापान में पहले 9.0 का भूकंप आया। ठीक है, 9.0 रिएक्टर का
भूकंप आया जिससे उठी सुनामी ने फुकुशिमा पावर प्लांट के जनरेटर डुबा दिए, जिससे कूलिंग फेल हो गई और परमाणु विकिरण फैल गया, जिसे कैस्केडिंग आपदा कहा गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया था, याद कर लिख लीजिए, एक सेकेंड, कास्केडिंग आपदा, क्योंकि इस नाम से भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कास्केडिंग आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्या कहता है कि भारत में बाढ़ के दौरान अक्सर चर्चा में आने वाला फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? तो आई थिंक पता होगा सबको, अगर नहीं पता है तो बता दें, सी, गंगा नदी पर। ठीक है, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हीट वेव यानी जिसको लू कहते हैं के दौरान काम के घंटे क्या होने चाहिए, बताओ। देखो इसका है पीक आवर्स यानी दोपहर 12 से 4 बजे के दौरान बाहरी शारीरिक श्रम से बचना चाहिए। ठीक है, 12 से 4 क्या है, बाहर निकलने से रोक होती है, नहीं निकलना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 और 50। देखो, भारत में हिमस्खलन की आपदाओं को कम करने के लिए सेना द्वारा अक्सर किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है बी, कृत्रिम टिगरिंग, विस्फोट आर्टिलरी फायर का उपयोग करके बर्फ को पहले ही गिरा देना। ठीक है, मतलब जो बर्फ गिरने वाली है उसको पहले ही गिरा दो, मतलब जब कोई उधर से गुजरे उस टाइम पर ना गिरे तो कोई आपदा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा मेन स्ट्रीमिंग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि मैं सारी वीडियोज में यही करता हूँ कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, और साथ ही बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्वालिटी कैसी है। और ये सारे क्वेश्चन PYQ बेस्ड थे, और अगर आप लोग चाहेंगे कि और भी इसके आगे प्रैक्टिस करवाई जाए तो कमेंट में लिखना, तो और भी प्रैक्टिस सेशन ले आऊँगा इसके। नहीं तो ये इसका मिक्स सेशन जो है ये लास्ट सेशन है, और इससे पहले मैंने 5 से 6 वीडियो करवाई हुई हैं जो चैप्टर वाइज हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जाकर उनको भी देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। हर चैप्टर से शायद 2-2 क्लासेस हैं, तो आप लोग जब देखेंगे ना मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।